वेलकम बैक एवरीवन। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो सिविल सर्वेंट हैं। उन्होंने अपनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2002 में कंप्लीट किया और उनको ऑल इंडिया में 60th रैंक भी मिला। वो भी एक इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर से की और अभी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी का काम करते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर का रोल इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स में से एक होता है। मिस्टर विकास सर काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी है अमंग यूथ और अपना काफ़ी टाइम भी स्पेंड करते हैं यूथ को एडुकेट करने के लिए और यूथ को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। तो आज हम इनसे जानेंगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एक आईपीएस ऑफिसर का रोल क्या होता है और किस तरह के चैलेंजेस एक आईपीएस ऑफिसर को फेस करना होता है। और अगर आप इंडियन पुलिस सर्विस में ज्वाइन करते हो तो आपका रोल और आपका करियर कैसे ग्रो होता है। बस कीप इन माइंड कि ये वीडियोस जूम पे रिकॉर्ड होते हैं तो इनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट नहीं होती, बट आई कैन गारंटी यू कि ईच ऑफ दिस वीडियोस में आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगे देन डेफिनेटली लाइक भी कीजिए। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स वेलकम मिस्टर विकास वैभव। थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला इस वीडियो के लिए। वेलकम। सर सबसे पहले तो आई वांट द व्यूअर्स टू नो मोर अबाउट यू, आपके बारे में, आपकी चाइल्डहुड के बारे में, बिकॉज दैट लेड टू यू बीइंग अ सीनियर पर्सन इन द इंडियन पुलिस सर्विस टुडे। I'm known for being an IPS officer of the 2003 batch. और उससे पहले my father used to work with Indian Oil Corporation Limited. बरौनी रिफाइनरी में उनकी पोस्टिंग थी। पहली पोस्टिंग गुवाहाटी रिफाइनरी में थी। He kept on changing places और जहां जहां वो जाते गए तो हम लोग की स्कूलिंग भी वैसे वैसे होती गई। So my education started in Guwahati, फिर बरौनी। जब 9th में था I went to Bhopal. 10th onwards I was in Delhi. So बचपन से चेंज की आदत लगी रही। आफ्टर 10th आई डिसाइडेड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी और उस समय 12th करते ही आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हुआ था। वहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय ही यूपीएससी के लिए भी मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था और तैयारी करते करते 2001 की मैंने परीक्षा दी। 97 से 2001 तक मैं आईआईटी कानपुर में था। निकलते ही 2001 में मैंने एग्जाम दिया था, मेन एग्जाम भी दिया था, परंतु सफलता नहीं मिली। फिर 2002 एग्जाम में आई वॉज सक्सेसफुल, आई गॉट द रैंक ऑल इंडिया 60। उसके बाद आईपीएस में मुझे बिहार कैडर मिला और बिहार में तब से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरे बच्चे हैं दो छोटे और दे आर स्टडीइंग नाउ। डॉटर इज इन 8th, सन इज इन क्लास 3। वो भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं विद द एम ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। और अभी आज के डेट में अपार्ट फ्रॉम द पुलिसिंग जॉब आई बीन एक्सटेंसिव ट्रेवलर, मूविंग टू प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस which are historical. I keep on photographing them, documenting them, and I've been writing a blog जो बहुत लोग पढ़ते हैं। और जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता है आई ट्राई टू टॉक टू द यूथ और यूथ से बात करता हूँ हाउ टू यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ द पास्ट टू हैव अ बेटर प्रेजेंट एंड अ वंडरफुल एंड अ मार्वेलस फ्यूचर। तो इस पे मैं यूथ को पुरानी चीजों से कैसे संदेश लें इसके बारे में अक्सर बातें करता हूँ। इसी क्रम में आपसे भी जुड़ा हूँ और आपसे बात करने में निश्चित ही आनंद आएगा। सर आपने भी अपनी इंजीनियरिंग की है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2001 में कंप्लीट की आईआईटी कानपुर से। सो सर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस कि आपने डिसाइड किया कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे और सिविल सर्वेंट बन के देश की सेवा करेंगे। देखिए, इसमें मैं यही कहूंगा, जैसे नॉर्मली जब मैं छोटा था, बिहार में ही था। बिहार में एक गांव में जब गया तो उस समय शायद क्लास 7th में रहा होऊंगा। तो 7th में तभी कुछ ऐसी एक घटना घटी थी जिसमें एक हिस्टोरिकल स्पॉट से लोग सामान चुरा के ले जा रहे थे और अगले दिन जब एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर आया तो सब कुछ रुक गया। तो आई कुड सी द पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड। उसी टाइम मुझे लगा कि आई शुड बी डूइंग समथिंग, बट एज अ चाइल्ड्स माइंड वो चलने लगा। तो उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी मेंटली आई वाज प्रिपेयरिंग, बट आई वाज स्टिल नॉट श्योर कि करना क्या है। जब आईआईटी की मैंने तैयारी शुरू की उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें मुझे लगा कि बिहार में विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं और जो मुझे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं। और अगर मैं इसमें कुछ नहीं करता हूँ, माई लाइफ व्हाट वुड बी द वर्थ, बिकॉज लौट के आऊंगा फिर वही होगा। आई थॉट ऑफ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द सिस्टम, ऐसा कुछ करते हैं जिसमें सिस्टम के पार्ट बन के
उसके सॉल्यूशन में अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, यही सोच लेकर मैंने तैयारी शुरू की जब आईआईटी में ही था। एंड दैट इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन केम। मेरी जॉब्स लगी थी आईआईटी में, कैंपस सिलेक्शन हुआ था, उस समय इंफोसिस में लगी थी। तो बड़ा एक द्वंद चल रहा था मन में कि सॉफ्टवेयर जॉब में जाए, बड़ा अच्छा लगता था। बेंगलोर में जब घूमने गया तो देखता था सॉफ्टवेयर लोगों की लाइफ बड़ी मस्त है, मन करता था कुछ करने का। बट उसी समय दूसरा एक अट्रैक्शन था कि नहीं, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है, आई हैव टू सर्व माय स्टेट, आई हैव टू सर्व द नेशन। So that feeling was very strong, और that propelled the whole journey, and I gave the exam with full dedication. पहली बार नहीं हुआ, बड़े टूटे थे, लेकिन फिर टूटने के बाद भी प्रक्रिया चलती रही with the full faith कि करेंगे और निश्चित करेंगे। In 2002 एग्जाम 2003 में रिजल्ट आया था। That is how I entered the uniform service, और तब से चल रहा है। It's a long journey which has been going on. सो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम में से माना जाता है। अगर आज की डेट में देखा जाए तो लाखों लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और उस होल प्रोसेस में लेस देन 1% का सक्सेस रेट रहता है। तो सर आप क्या एडवाइस देंगे कोई भी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सर आपको लगता है कि इसमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट है? देखिए, मैं तो आईआईटी कानपुर में पढ़ते हुए मैंने तैयारी शुरू की थी, तो कोचिंग का तो कोई स्कोप था ही नहीं। तो जो भी मैंने तैयारी की वो सेल्फ स्टडी। बुक्स मैंने ले ली थी, क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, और आई न्यू कि क्या पढ़ना है। और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों में ये भ्रम होता है कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, देयर इज नो सेट रूल। अगर ऐसा होता तो सब लोग जो कोचिंग कर रहे हैं सभी लोग सक्सेसफुल हो जाते, तो ऐसा तो है नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हुए भी देते हैं और दे गेट वेरी गुड रैंक्स। तो सिविल सर्विसेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। मे बी सब कोचिंग में, कुछ कोचिंग्स में मटेरियल्स आपको अच्छे मिल जाते होंगे, और उसके लिए कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छे बुक्स मिलते हैं, मटेरियल्स मिलते हैं मार्केट में, यू कैन टेक देम, और घर पे ही बैठ के या किसी रूम में दोस्तों के साथ ही आप लेते हो, वहां पे कोई फ्लैट ले लेते हो, उसमें पढ़ते हो। तो सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है। बट पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। लाइक सिविल सर्विसेज इज सो वास्ट कि आप कुछ भी पढ़ते जा सकते हो सकता है 2 घंटे सुबह पेपर पढ़ो, 1 घंटे मैगजीन पढ़ो, एंड द होल टाइम गेट्स वेस्टेड इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस समथिंग इन राइटिंग। एग्जाम में क्या लिखोगे, उसके लिए आपको जानना है कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। एंड वंस यू नो द क्वेश्चन, देन यू नो कि जो वट एवर आई एम रीडिंग कितना वर्थ है। तो अक्सर ये होता है कि हम लोगों ने ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, और जब क्वेश्चन पे आंसर लिखने की बारी आई तो कुछ लिख ही नहीं पाए, लगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो क्वेश्चंस को दिमाग में रख के जब तैयारी करेंगे तो यू विल नॉट लूज योर फोकस। और उसमें आप देखोगे तो कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, टू गेट द राइट मटेरियल एंड टू हैव अ फोकस। बट इफ दैट फोकस यू कैन बिल्ड इट योरसेल्फ। कोई भी कोचिंग, दे कैन नॉट एक्चुअली कोचिंग फॉर, एक्चुअली दे कैन नॉट कोच यू फॉर द सिविल सर्विसेज। कारण है कि सिविल सर्विसेज इज वेरी जनरल। तो कोचिंग कैन गिव यू डायरेक्शन, इट कैन गिव यू अ मीन्स एंड वे, इस तरह से पढ़ना है। बट अल्टीमेटली पढ़ना तो खुद ही होगा। जनरल स्टडीज एक्चुअली वेरी जनरल, तो आपको क्वेश्चंस देखकर ही डिसाइड करना होगा ऑफ द मटेरियल्स अवेलेबल इन द मार्केट कि मुझे क्या चाहिए, और सही मटेरियल चुना। इधर उधर मत देखो, अच्छे से उसको पढ़ो, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। सो इन टर्म्स ऑफ द फाइनल इंटरव्यू स्टेज जो यूपीएससी का बोर्ड इंटरव्यू होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर इट? देखिए, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो व्हाट द इंटरव्यू बोर्ड हैज इन फ्रंट ऑफ देम इज जो बेसिक बायोडेटा जो आपका होता है। जैसे मेरे बारे में अगर पूछोगे तो दे वुड बी हैविंग कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, आप कहाँ के रहने वाले हैं, है ना। सब बेसिक नॉलेज जो होता है एक शीट में सबके पास रहता है। नेचुरली आप जो मुझे नहीं जानते होगे, आप पहली बार मिलोगे तो आप कहीं ना कहीं उससे शुरू करोगे। तो दे विल स्टार्ट, ओके आपने इस कॉलेज से पढ़ाई की, तो क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग। दे कैन आस्क यू कि इस कॉलेज में अच्छा वो शहर कैसा है, आप कोई शहर में घूमने गए थे क्या, आपने अगर कोई हॉबी लिखी हुई है। जैसे मैं लिखता था इंडिया रिलेटेड स्टडीज एंड ट्रैवलिंग, तो नेचुरली द पर्सन वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि व्हाट आर यू स्टडीइंग अबाउट इंडिया, और ट्रैवलिंग में कहाँ घूमने गए हो। दीज आर वेरी नेचुरल क्वेश्चंस यूज्ड टू कम। और घूमने जाते हो तो कैसे घूमने जाते हो, किस माध्यम से जाते हो, और जाते हो तो क्या करते हो। नॉर्मली आई यूज्ड टू से जाता हूँ एंड देन आई कम एंड पेन डाउन माय फीलिंग्स और इस टाइप का। तो दैट इज समथिंग व्हिच यू आर डूइंग विद अ सेंस। Overall, the interview, it should convey the person who is being interviewed is very optimistic, and he knows how to strategize his time. He has very clear cut views, but not very radical views. But हो सकता है you may be a radical, but interview board would like to prefer a person who has balanced views, so that positivity के साथ he can contribute to the scheme of things in society. अगर आप बहुत ही radical हो और आंदोलन करने वाले आदमी हो, तो हो सकता है आप बहुत अच्छे नेता बन सकते हो, but for a bureaucrat,
इसके लिए आवश्यक है कि आप हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड और बहुत प्रेशर में काम करना पड़ता है विद अ वेरी बैलेंस माइंड। अगर आप लड़ाई करने के मूड से आओगे तो आप तो लड़ते रह जाओगे। अगर समाज के लिए कुछ करना है यू शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड दैट इज व्हाट द बोर्ड लुक्स फॉर। तो उसमें बहुत सारी चीजें अब नेचुरल, उसमें बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी है, बट मेंटल फ्लो शुड बी पॉजिटिव, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड यू शुड हैव क्लियर कट थॉट्स ऑन मोस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जैसे बाटला हाउस या आपकी क्या फीलिंग है, यू शुड बी वेरी क्लियर कि क्या फीलिंग है, इट शुड बी अ वेरी वेल रीजन फीलिंग। या अभी जो कुछ लोगों ने दिल्ली में कुछ कुछ किया था, तो दिल्ली राइट्स हुए थे, तो यू शुड बी एबल टू नो कि क्यों हुआ, क्या हुआ। तो चीजों जो आसपास घट रही हैं उस पर आपका क्लियर पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अब दे कैन आस्क यू इंडिया इंडिया चाइना इश्यूज, अभी बहुत ऐसा टेंशन चला बीच में, तो इन चीजों पे भी यू शुड नो द हिस्ट्री ऑफ द होल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, कैसे हुआ। ये चीजें आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर्स में, बट उसमें अगर पर्सपेक्टिव्स और डेवलप नहीं करते हो तो आंसर्स भी ठीक से नहीं लिख पाओगे, और इंटरव्यू में भी आप ठीक से, यू शुड बी पॉइंट वाइज आपको सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज है उसमें, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सम अदर कंट्री, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट वाज द हिस्ट्री एंड इन द प्रेजेंट क्या है। बस वही दो चीजें बोलनी है, आंसर भी होगा तो वो चीजें हाईलाइट हो गई तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। उस तरह से फोकस रीडिंग हम करेंगे और फोकस तरीके से सोचेंगे तो इंटरव्यू में नंबर निश्चित अच्छे आएंगे। सर, जो आईपीएस ऑफिसर का रोल होता है वो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल एंड वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड रोल्स में से एक होता है। सो सर, एक आईपीएस ऑफिसर की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं? IPS officer, Indian Police Service. So Indian Police Service is basically meant to lead the police force all over the country. So just police में जो recruitments होती हैं, they are at the level of constables, they are at the level of sub inspectors, then deputy SPs and the IPS. IPS is supposed to lead the force not only in the state but also the central police forces like BSF, CRPF, ITBP. Purpose इसका यही है, it's an all India service. All India service में 33% come from the state and two-thirds come from outside the state. Other, the purpose is to integrate the country in a better manner so that people don't become very regionalistic. तो उसमें इंडियन पुलिस सर्विस में द रोल ऑफ एन IPS ऑफिसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज द लीडर ऑफ द फोर्स। और दूसरी बात यह है, एट सच अ यंग एज यू गेट an immense opportunity to do something for people at large. Like you could be head of a district at very young age, less than 30. In fact, the first time I got posted as SP, I was just 26 years old. Us time I was controlling the crime of Patna. You can imagine that at that age, looking after the whole 30 police stations and running around helter skelter, और पूरी एक्टिविटी जो फिल्मों में देखते हो वो कर रहे हो, तो बड़ा वो एक्साइटिंग है। और उसमें आप यू हैव इमेंस पावर, यू हैव पावर टू ऑल डिसिप्लिनरी एक्शन यू कैन टेक, यू कैन इन्फ्लुएंस द एक्शंस बीइंग टेकन बाय ऑल पुलिस स्टेशंस। तो आम आदमी के लिए बहुत काम आते हो अगर आपके इंटेंशन सही है। तो एज एन IPS ऑफिसर द मेन थिंग इज इंटेग्रिटी। इफ द IPS ऑफिसर हैज इंटेग्रिटी ओनली देन ही गेट्स रिस्पेक्ट। अगर वो खत्म हो गई तो फिर नहीं रहेगी। इफ यू वांट टू एंटर द सर्विस, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इट शुड बी टू विद द मिशन टू सर्व द पीपल एंड विद द मिशन ऑफ maintaining the highest level of integrity. Then you the only get takeaway is respect मिलेगी, prestige मिलेगा, सब कुछ मिलेगा सोसाइटी में। But at the end of the day, you'll be very happy, very satisfied, very content that you have served the country and served the people well. And all these things, whatever you contribute, all that comes back to you in some way or the other, not in monetary terms. But the respect is immense, which cannot be earned in any other way. Like Bihar mein, if you're doing a very good job, it makes you instantly very popular among the youth, among the masses at large. And people actually follow you, they talk about you as a hero, they talk about stories about you. And तो जीवन क्या है यार, सबको आना एक दिन जाना है, और जीवन में कुछ करना है, तो इंडियन पुलिस सर्विस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स टू डू दैट। सर, आप पिछले ऑलमोस्ट 17 ईयर से एक सिविल सर्वेंट हैं। आपने अपना करियर पटना से चालू किया और इन टुडेज डेट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल का रोल है। सर, कैन यू टेल अस मोर ऑन कि आईपीएस फील्ड में करियर कैसे इनिशियली स्टार्ट होता है और फिर करियर कैसे ग्रो होता है? हर सर्विस का अलग अलग है। IPS में दीज आर वेरी ऑर्गेनाइज सर्विसेज। तो IPS में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ASP के रूप में पोस्टिंग होती है। Within 4 years, you get promoted as a superintendent of police. SP has to hold the independent charge of a district. ये क्रम चलता रहता है till you enter the 13 years of your service. Once you enter the 14th year, तो आप DIG बन जाते हो. Then you are in a supervisory role. It's more like a general.
इंस्पेक्टर जनरल, तो उस टाइप के रोल में आप आ जाते हो, डिप्टी हो तो उसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के आप ओवरऑल सुपरविजन करते हो. Once you become IG, then it becomes even more. After IG, it's all about years of service. So after 18 years, you become IG. जैसे मैं hopefully next year I'll become IG. और फिर at 25 years you become additional DG. Then you're like reaching the top ladder. And 30 years of service जो आपके हो जाते हैं, so you become eligible for becoming the DGP. So that is how the career goes. और apart from the regular career जिसमें posts पे हो, you actually wield a lot of influence in society. आप बहुत सारे सोशल वर्क्स में आप काम कर सकते हो. यू कैन लीड इन वेरियस अदर पॉजिटिव वर्क्स एंड डिलीवर इन वेज एंड मीन्स व्हिच आर बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी. जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यूथ फॉर अ गुड कॉज, फॉर अ नेशनल कॉज. तो आईपीएस गिव्स यू दैट instant recognition, and if you are coming with a very good spirit, then you can definitely contribute a lot towards the scheme of existence. अब बात करो तो आईएएस में इनिशियली यू गेट पोस्टेड एज एसडीएम, देन यू बिकम डीएम, फिर you become joint secretary in the government of India. You can go up to that level. Foreign service में similarly, every service would have different names, but लगभग after it's very organized. After certain years, if सब कुछ ठीक रहा, अच्छे से नौकरी चली, बेमानी से नहीं चली, आराम से किया, तो definitely promotions टाइम पे आ जाएंगे. बहुत वैसा अगर नहीं होता है, और फिर आप very systematically keep climbing the ladder. सर डेफिनेटली एक आईपीएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं. सो सर इस फील्ड में व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस? देखिए, सिविल सर्विसेज में you're working for the people, तो आप बिल्कुल डायरेक्टली आप काम करते हो, और इसमें आपका जो रोल है, you are supposed to carry out and implement the law. You are supposed to act as per the constitution, with the spirit of the constitution. बट इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर दें. पॉलिटिशियंस भी चाहते हैं, पब्लिक भी चाहती है. इन्फ्लुएंस कुड बी इधर बाय वे ऑफ ऑफरिंग ब्राइब्स, और इट कुड बी बाय वे ऑफ सम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और इट कुड बी सम मीडिया इन्फ्लुएंस. There's so many ways they can influence you, and once a decision gets influenced, then the whole integrity gets compromised. तो उसमें जो एक्चुअल स्पिरिट है सर्विस का, वो नहीं रहता. तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है to maintain that integrity in serving people without getting influenced. Naturally people will try कि आपको इन्फ्लुएंस करें, लेकिन उसमें कैसे मजबूत रहना है, और कैसे जिस स्पिरिट के साथ आपने नौकरी ज्वाइन की उसको मेंटेन करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज. क्योंकि बहुत लोग इसमें दे succumb to pressures and pulls and do not deliver with the intention they had entered the service. This is a big challenge, but if you are strong enough from within, keen enough to serve the society with full integrity, definitely you will succeed. I've lived through challenges of different dimensions, but I'm very happy today and satisfied that the scheme of journey so far has been very satisfying. सर आई एम श्योर बिकॉज आईपीएस ऑफिसर का रोल इतना चैलेंजिंग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने होते हैं, देन डेफिनेटली लर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा होंगे. बट अगर आप शेयर कर सकते हो कोई भी एक चीज़ जो आपकी बिगेस्ट लर्निंग है इस फील्ड में? Learnings में basically is one of the main things is leadership. You know, in difficult situations, how to get results. And in the police, और भी बिल्कुल अजीब सा है, क्योंकि जो आपको लोग मिलते हैं, आप तो उनको रिक्रूट करते नहीं हो, कोई भी आ जाता है. But with that team, there are so many expectations from you. People are expecting, courts are expecting, media is expecting, politicians are expecting. Everyone is expecting something from you to deliver. But जो आपको resources मिलते हैं, उसमें आपका limitation होता है. So in limited resources, how to deliver the best result is a big issue of leadership. So with the same person, if he goes and another person comes, the same team starts delivering in a different way. So ये बहुत बड़ा एक learning point है. And apart from that, in general, professionally, you learn a lot of things. In police, especially, you learn what first aid, you learn about saving people's lives. And police में तो सब कुछ कर लेते हैं. मतलब इंडिया में तो कुछ भी होता है, सबसे पहले पुलिस ही आ जाती है. तो चाहे आग लग गया हो, चाहे कोई भैंस भी नाले में गिर गई हो, तो फोन तो पहला पुलिस को ही जाता है. So there are so many things you know how to deal with crisis. So that is one thing you really learn. So crisis कहीं भी होगी, तो you are the first person that people would like to talk to, and you actually are able to give a sane advice. सर हर साल लाखों लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, और हर साल लाखों लोग इसकी तैयारी भी करते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की या फिर एक आईपीएस ऑफिसर बनने की. तो सर आप इन एस्पायरिंग यूथ को क्या एडवाइस देंगे? देखो, एग्जाम बहुत ही मुश्किल एग्जाम है, और बहुत ही डाइवर्स है, बहुत वास्ट है. यू शुड नो व्हाट टू रीड सो दैट यू डू नॉट वेस्ट टाइम.
make a proper plan, work very hard, do not go by what people say, listen to your mind, but it's a test of determination ultimately. It will be a long time, बहुत लंबा एग्जाम है, तो पेशेंस कई बार आपका बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल खत्म हो रहा है। उस समय आपको स्वयं को अपने आप को संभालना पड़ेगा। अगर अच्छे से चले तो हमेशा मैं बोलता हूँ 3 Ds. If you are able to implement the 3 Ds properly, like everyone has a desire, but not everyone who has a desire succeeds. So the next stage would be dedication. So you should be dedicated towards your goal. वो dedication चाहिए. But even everyone with dedication again will not succeed. कहीं ना कहीं जाके टूटेगा. The last and most important thing is a strong determination, which will hold you in the worst of adversities. उसमें hold करते हुए आप ultimately you become successful. तो आपको अपने ऊपर you should have faith in yourself and remember the 3 Ds. Never lose your determination. कितने भी वैसी परिस्थिति आए, मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर थैंक यू अगेन कि आपने अपना टाइम निकाला इस वीडियो के लिए। इट वाज एब्सोल्युटली एन ऑनर कि आपके साथ बात करने का चांस मिला और आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू अगेन। चलिए, बेस्ट विशेस, हैव अ गुड इवनिंग, बाय।